अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। इस्लामाबाद में मिनरल समिट से खिताब करते हुए पाक फ़ौज के सिपह सालार जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि हम मुल्क को दरपेश मुश्किलात से निकालेंगे। खुदा भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि बतौर कौम हम सब आगे निकलेंगे, मेहनत करेंगे और अल्लाह हमें कामयाबी देगा। इस मौके पर सूरह रहमान की जो आयात हैं, फ़बी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे, उसका हवाला भी पाक फ़ौज के सिपह सालार ने दिया। मिनरल समिट का इनेकाद जो है वो पेट्रोलियम डिवीज़न और जो वज़ारत तवानाई है उनकी जानिब से किया गया था। इस मौके पे जो दीगर शुरका हैं उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान में 6000 अरब डॉलर के जो मादनियात हैं उनके ज़खायर मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम में हम इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो ज़खायर हैं इनसे फ़ायदा कैसे उठाया जा सकता है, इसके लिए पाकिस्तान की हिकमत अमली क्या है, इन पॉलिसियों का तसलसल कैसे रहेगा। इन तमाम अवामिल पे आज के प्रोग्राम में हम जिक्र करेंगे। दूसरी जानिब हुकूमत पाकिस्तान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 20 रुपये फ़ी लीटर इजाफ़ा कर दिया है और इस इजाफ़े को पाकिस्तान के अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। ना सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा किया गया बल्कि चंद रोज़ कबल जो LPG की कीमत है वो भी तकरीबन 23-24 रुपये फ़ी किलो इजाफ़ा किया गया। कुछ दिन पहले जो बिजली की औसत कीमत है, जो फ़ी यूनिट है, वो तकरीबन 50 रुपये हो चुका है। इन सारे हालात में दूसरा जो अहम पहलू है कि अब ये जो हुकूमत है इसके चंद दिन बाकी हैं, निगरां हुकूमत आने वाली है और ये खिलाफ रिवायत फ़ैसला हुकूमत को क्यों करना पड़ा। क्या IMF की जो शराइत हैं उससे हम लकीर बराबर भी इनराफ़ नहीं कर सकते या मामला कुछ और है, इस पर भी कुछ मुफस्सल बात करेंगे। शायद सब अवामिल पे आएंगे, लेकिन जो बुनियादी सवाल है, पाकिस्तान के अवाम जिस पे सीख पा हैं, लोग कहते हैं कि हमारी जेबों को एक बार फिर आग लगा दी गई है। ये फ़ैसला 20 रुपये फ़ी लीटर कीमतें बढ़ाने का और इसकी टाइमिंग, क्या वाक़तन ये समझा जाए कि सख्त मजबूरी थी, इसके अलावा कोई चारा नहीं था? देखें अब्बास साहब, कोई मजबूरी नज़र नहीं आती। ना तो जो पेट्रोल की कीमतें हैं या मसनूआत की कीमतें हैं वो कोई $100 से ऊपर चली गई हैं। जब 150-40 डॉलर बैरल पेट्रोल, ये जो तेल था वो फ़रोख्त हो रहा था, खाम आयल जो था, उस वक्त हमारे यहाँ कीमतें 160-170 पे चल रही थी, 180 मैक्सिमम। ठीक है ना जी। अब कौन सी क़यामत आ गई है कि ये हमने कीमतें, वजह 2-3 वजूहात हैं। नंबर 1 तो ये है कि हमारी हर हुकूमत ने ये तय कर लिया है कि वो टैक्स की बेस को वसी नहीं करेगी। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स नहीं लगाएगी, रियल एस्टेट से टैक्स नहीं लेगी, ट्रेडर्स पर टैक्स नहीं लगाएगी, डॉक्यूमेंटेशन जो इकॉनमी की है वो नहीं करेगी। और ये 3-4 शोबे हैं, इसमें से टैक्स जो पहले टैक्स नेट में फंस चुके हैं उन्हीं पर बार बार सुपर टैक्स, फलां टैक्स या फिर तेल है, गैस है, बिजली है, इससे जितना नचोड़ा जा सकता है नचोड़ा जी। देखें, हमें खुशखबरी सुनाई जा रही थी पिछले 6 महीने से, 7 महीने से, रूसी तेल आ रहा है, रूसी तेल आ रहा है, 2 कार्गो आ गए, क्या फ़ायदा हुआ? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि रूसी तेल का क्या बना। हम पिछले 1.5 साल से ढिंढोरा सुन रहे थे इसका। डॉलर जो है 330-40 तक जाके फिर वापस आया है जी, उसका क्या फ़ायदा हुआ? पिछले हफ्ते जनाब शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर-ए-आज़म साहब खुशखबरी सुना थे कि डॉलर कम हुआ है तो हमने 7 रुपये कीमत कम कर। अब कौन से डॉलर जनाब बढ़ गया है कि आपने 20 रुपये कर दिए? हमारे एक सहाफ़ी दोस्त हैं, उन्होंने ट्वीट किया है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जब इस समरी पर दस्तखत किए तो वो रो दिए जी, रो दिए बिल्कुल, कि कैसी कौम मुझे मिली है बेचारी और बिल्कुल कि वो कोई कुछ भी हम कर लें, खून नचोड़ लें, वो बोलती नहीं है। इस पे रोना आया होगा उनको। लेकिन ये तो रिवायत नहीं है, वो तो सब्सिडीज़ की रिवायत थी इनकी ना। अब तो हम इस वक्त की बात करें कि माजी को छोड़े ना, रूसी तेल का कोई फ़ायदा नहीं हुआ जी। दूसरी चीज़ जो मज़ेदार है वो ये है कि ये इलेक्शन के आखिरी दिन है, इन्होंने हुकूमत छोड़नी है। इसका मतलब है इनको ये अंदाज़ा है, ये इल्म है कि हमें अवाम के पास नहीं जाना। या तो इनको ये है कि ये इलेक्शन नहीं होंगे अभी, या ये है कि हमें इलेक्शन से क्या लेना देना, इलेक्शन होंगे
जी, अवाम जाए भाड़ में। जी, जिस तरह हमने 22 में अवामी सपोर्ट के बगैर, मैंडेट के बगैर हुकूमत बना ली, अब भी हुकूमत बना लेंगे, हुकूमत में मिल जाएगी, अवाम की ज़रूरत ही नहीं है। इसके अलावा तो कोई वजह नज़र नहीं आती है इसकी। इस पे हैरानकुन बात यह है इरशाद साहब कि पीपल्स पार्टी भी खामोश है अभी तक। मौलाना साहब सब साथ हैं, सब इकट्ठे हैं, मिले हुए हैं। मौलाना साहब भी खामोश हैं। बागमती का कुंभा जो है मिला हुआ है। हम इस पे भी ज़रा डिटेल बात करेंगे। आज जो मिनरल समिट हुआ है उस पर भी हम बात करेंगे। एक जानिब 6000 अरब डॉलर के जो हमारे ज़खायर हैं वो, और दूसरी जानिब हाल ये है कि हमें फिर भी जो कर्ज़ की मैह है वो पीनी ही पड़ती है। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इरशाद साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा है कि हमारी कोशिश है, हमारी ख्वाहिश है, हम चाहते हैं कि इलेक्शन वक्त पर ही हों। जो हम शुरू में बात कर रहे थे, ये जो कीमतें बढ़ाना है, क्या ये इंडिकेटर है, इसको एक इशारा समझा जाए? क्योंकि ये खिलाफ रिवायत है, ना सिर्फ पाकिस्तान की सियासत के बल्कि पूरी दुनिया की जो सियासत है उसकी रिवायत के ख़िलाफ़ है। ऑल दो क्राइसिस तो बहुत है, बरतानिया में हम देख रहे हैं हड़तालें, सारे मामलात हैं, शरह सूद वो भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई इतने नहीं बढ़ा रहे जितनी यहाँ बढ़ी। नहीं, वो तो 5% है, हम 22% पे हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि वो हुकूमत भी कोई स्टेप लेने से पहले सोचती है इस बारे में कि इस पे अवाम का प्रेशर किस हद तक आ सकता है। अब लोगों को आप देखें, बद्दुआएं दे रहे हैं लोग आज जी। तो टाइमिंग, मेरा सवाल है इसकी टाइमिंग क्या, इशारा क्या है? वो हुकूमतें इसलिए सोचती हैं, सोचने पर मजबूर होती हैं कि एक तो अवाम के वोट लेकर, मैंडेट लेकर इक़्तिदार में आती हैं। ख्वाजा साहब, हमें वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि हम इक़्तिदार में कोई मैंडेट लेकर नहीं आए, हमें तो 2019 में यानी 18 में इलेक्शन होते हैं, 19 में कहने शुरू कर दिए गए कि आप आएँ जी इक़्तिदार में, पहले पंजाब ले लें, यानी रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं। और वो साहब कह रहे हैं, तो इरशाद साहब था ना, देखें अगर का मैंडेट था ये क्या 19 में पंजाब किस बेस पे उनको मिल रहा था? इरशाद साहब, 19 में जो सीट्स थी मुस्लिम लीग नून की वो पीटीआई से ज़्यादा थी। नहीं ज़्यादा थी, उसमें उनके साथ आज़ाद उम्मीदवार शामिल हुए, आज़ाद उम्मीदवार शामिल हुए। नहीं, फैक्ट्स को हम नहीं वो करेंगे, डिस्ट्राय करेंगे। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पीटीआई थी, लेकिन हुकूमत बनाने की वो पोजीशन में नहीं थी जी, ठीक है ना जी। 51% उसके पास सीटें नहीं थी, ये बिल्कुल ऐसे आज़ाद उम्मीदवारों को मिलाकर उसकी हुकूमत बनाएगी। ये तो वो अगर मिल जाते मैंडेट तो हो जाता ना, सुने ना, ये उसी तरह है जिस तरह 2008 में पंजाब में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी मुस्लिम लीग थी, लेकिन हुकूमत नहीं बना सकती थी जी। 44 आज़ाद उम्मीदवार शामिल करके हुकूमत बनवाई गई। 18 में भी ऐसे ही हुआ, ठीक है ना, 18 में उसी तरह हुआ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो साहब ख्वाजा साहब को कह रहे थे जी कि जी आप पंजाब में पहले बना लें हुकूमत और फिर आप दिसंबर में बना लें, ये किस कानून के तहत, किस आइन के तहत, किस जमहूरी उसूल के तहत, किस मैंडेट के तहत ऐसा हो रहा है? गलत है। अब भी हुकूमत इसी तरह बनी ना। तो मैं जो आपका सवाल ये था कि लोग यहाँ क्यों नहीं सोचा जाता, इसलिए कि मैं तो यही बात की है, या तो ये है कि इलेक्शन के मूड में नहीं है, कि इनको पता है कि इलेक्शन तो होने नहीं, हम जो भी करके चले जाएंगे लोग भूल जाएंगे, वो भुगतेगी निगरान हुकूमत, या ये है कि इनको पता है कि हमें अवामी सपोर्ट और वोट के बगैर भी हम हुकूमत बनाने की पोजीशन में हैं जी। तो इसलिए, वरना कौन है कि ना बैनुल-अक़वामी मार्केट में कोई इतना ज़्यादा जंप हुआ है कीमतों में जी, ना कोई और फैक्टर आया है, आपने 20 रुपये कीमत बढ़ा दी बैठे बिठाए, और तवक्को ये लोग कर रहे थे कि कीमतें कम होंगी जी, चलो जी बढ़ेगी तो रुपया 2 रुपये 3 रुपये 5 रुपये। पिछले हफ्ते आपने, पिछले 15 दिन पहले जब आपने कम करने थे तो सिर्फ 7 रुपये जी, और जब ज़्यादा करना है तो 20 रुपये से दे। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो इशू है वो ये है कि ये बार बार कहने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है मौलाना फजलुर रहमान साहब को और शहबाज शरीफ साहब को और ज़रदारी साहब को, इलेक्शन वक्त पे, जब आइन में लिखा हुआ है कि इलेक्शन वक्त पर होनी चाहिए, इलेक्शन का ये वक्त मुकर्रर है, तो अभी भी कोई बहाम है इसमें? अब हम तो है इरशाद साहब, अब कोई कहे कि इसलिए इबहाम किसने पैदा किया है?
इन लोगों ने खुद पैदा किया। जी, ये बात ठीक है, क्लियर करें। आइन तोड़ के, आइन की खिलाफ वर्जी करके, आइन में लिखा हुआ है कि जब कोई हुकूमत वज़ीर आला या वज़ीर आज़म तोड़ेगा उसके 90 दिन में इलेक्शन हो जाएंगे। अगर कबल अज़ वक्त होगी, वो आपने नहीं होने दिया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपने नाकाम कर दिया। अब आइन के मुताबिक असम्बली की मुद्दत चलो जी आपकी ज़िद पूरी होगी, असम्बली की मुद्दत पूरी होगी, अभी भी ये शकूक व शुबात पैदा कर रहे हैं। अच्छा, वज़ीर आज़म से जब भी सवाल हुआ, उन्होंने ये नहीं कहा कि इलेक्शन वक्त पे होंगे, जी हम तो वक्त पर चले जाएंगे। अब ये इलेक्शन कमीशन की मर्जी, भाई इलेक्शन कमीशन की तो कोई मर्जी नहीं है। इलेक्शन कमीशन तो सिर्फ ऐलान करने का पाबंद है आइन के मुताबिक। अच्छा, उसकी मर्जी कहाँ से? इरशाद साहब, इलेक्शन वाले मामले पे भी, निगरान वज़ीर आज़म पे भी हम बात करेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है पिछले 2-3 दिनों में वो ये थी कि चीनी नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दौरे पर थे। CPEC के दूसरे मरहले का एक नए फ्रेमवर्क के तहत, नए मॉडल के तहत जो है वो समझ लीजिए कि आगाज़ हो गया है। आज जो मिनरल समिट था उसमें आर्मी चीफ ने जो खिताब किया, इब्तिदाई में भी हमने बताया। एक सवाल बुनियादी तौर पे जहन में आता है कि 6000 अरब डॉलर के हमारे पास असासे हैं, ज़खायर हैं। हमने पहले भी बहुत सी ऐसी बातें सुनी, हम रिकॉर्डिक का बहुत ज़्यादा हवाला देते रहे हैं। हमारे यहाँ बाज़-औक़ात जुडिशल सिस्टम को इल्ज़ाम दिया जाता है, बाज़-औक़ात ब्यूरोक्रेसी को इल्ज़ाम दिया जाता है, बाज़-औक़ात सियासतदानों को इल्ज़ाम दिया जाता है, बाज़-औक़ात इस्टेब्लिशमेंट को इल्ज़ाम दिया जाता है। इल्ज़ाम किस बेस पे कि किसी एक की वजह से पॉलिसी कंसिस्टेंट नहीं रहती है। पॉलिसी अब कंसिस्टेंट कैसे होगी, ये सवाल है इरशाद साहब। ये ऐसे होगी कि जिन लोगों को अवाम इक़्तिदार में लाते हैं या जिन लोगों को अवाम के फ़ंड्स पर, अवाम के ख़जाने पर अमीन बनाकर बिठाया जाता है, यानी हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, वो अपने ज़ाती मफाद से, ख़ानदानी मफाद से, गिरोही मफाद से, सियासी मफाद से बालातर होकर अमल करें, पाकिस्तान का मफाद को आगे रखें। 6000 अरब डॉलर के अगर जो ये मिनरल्स हमारे पास मौजूद हैं, ये को आज तो दरियाफ्त नहीं हुआ, ये तो पहले दिन से है ना। और ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान के स्टैट्स हैं, पहले से हैं ना, ये आज तो नहीं है कहीं से नाजिल हो गए जी। फ़ायदा किसने उठाना है? गैस, जो ये सुई की गैस है, इसके साथ जो हमने हशर किया है, 50 साल हमने उसको ज़ाय किया, जलाया है। यानी बजाय इसके कि इससे सस्ती बिजली बनती, इससे हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन होती जी, हमने चूल्हे में जला दिया, आग लगा, गाड़ियों में जला दी, CNG में वो कर दिया। तो अगर ये जो बाकी ज़खायर हैं, ये रेकोडेक वाला आपके सामने है कि अब आज मेरा सवाल आज बैठ के गालियाँ दी जाती हैं अदलिया को और चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को। भाई बात ये है, जब आप ये मुआहदे करते हैं, वो शफाफ मुआहदे क्यों नहीं करते? आप उसमें किक बैक्स ला के कौमी मफाद को नुकसान पहुँचाते हैं तो वो तो जायज़ है। एक अदालत अगर रोक देती है कि ये मुआहदा शफाफ करो और आप में इतनी अहलियत सलाहियत नहीं है कि अपना केस अदालत में सही तरीके से, यानी हुकूमत का फ़र्ज़ था ना कि वहाँ केस लड़ते। अदालतें फ़ैसले जो हैं दस्तावेज़ात पे करती हैं, शवाहिद पे करती हैं, गवाहियों पे करती हैं, हवा में नहीं करती हैं। आपकी नीयत नहीं देखती कि आपकी नीयत थी। बात यह है कि आइंदा भी अगर इसी तरह हमने जो कौमी हमारे असासे हैं उनके साथ यही सलूक करना है तो अल्लाह ताला माफ़ करे कि क्या होगा कि नौबत ये आ गई है कि अब हम एयरपोर्ट्स जो हैं वो गिरवी रख रहे हैं अपनी। लेकिन मेरा सवाल ये है जी, देखिए अब मसला ये है कि कुछ फ़ैसलों में सियासतदानों के नापायदार मुआहदे, कुछ मामलात ऐसे हैं जिसमें स्टील मिल के अगर रेफरेंस दिया जाता है कि वो आज तक एक गले की हड्डी बनी है, ना उगल सकते हैं ना निगल सकते हैं। अदालतों के फ़ैसले जी, लॉ एंड जस्टिस इंडेक्स की बात करें वो अपनी जगह है 129 आउट ऑफ 140। ये सारा मेरा जो सवाल था ना, ये एक मिनट मैं समझ गया। बात ये है कि स्टेट सीमेंट निजकारी हुई जी, किसी ने स्टे दिया नहीं। हमारे बैंक्स जो थे जी, नेशनलाइज्ड बैंक्स, उनकी निजकारी हुई, किसी ने स्टे दिया नहीं। और कितनी चीज़ें हैं गिनते चाहें, इस पे स्टे क्यों हो गया? भाई सीधी सीधी बात है कि निजकारी होनी चाहिए, किसी को एतराज़ नहीं, लेकिन आप औने पौने किक बैक्स लेके
अपनी मर्जी के लोगों देंगे तो सवाल उठेंगे, लोग अदालतों में जाएंगे, वहाँ आप साबित कर दें कि जी ये ऐसे नहीं हो रहा जी। ये स्टील मिल का केस है, मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा जुल्म जो हुआ है इस कौम के साथ वो स्टील मिल वाले केस में हुआ है जी। ठीक है, लेकिन ये है कि जब ये केस गया था अदालत में, इस केस को किसने लड़ना था? अगर पता चले कि 100 रुपए की चीज़ 10 रुपए में दी जा रही है, तो इसलिए हमें सिर्फ ये कह के जान नहीं छुड़ा सकती कोई हुकूमत, आज की हो या कल की हो। इरशाद साहब, निजकारी बड़ा डिटेल सब्जेक्ट है, अदालतें आ जाती हैं, आड़े आ जाती हैं, फलानी आज भाई आएंगी, लेकिन बात यह है कि आप शफाफ तरीके से काम करें, मजबूत आपका केस हो, कोई आड़े नहीं आता। सही है। इरशाद साहब, जो आप बात कर रहे हैं, आपने कौमी एयरलाइन की बात की, या आप रेलवेज़ की बात करें, या आप किसी और की बात करें, यूनियन एक माफिया का रूप है। ये किसने बनाई हुई है? ठीक है, सियासी जमातों ने बनाई जी, बिल्कुल ऐसे है। सियासी सरपरस्ती के बगैर कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल ऐसे है। और आज एक जगह PIA में, PIA की मिसाल लेते हैं कि PIA का मसला क्या है कि जहाँ 4 आदमी से काम चल सकता है वहाँ 400 आदमी। बिल्कुल ऐसे। हमारे एक रज़ा रब्बानी साहब हैं, बहुत बड़े जमहूरियत पसंद हैं, बड़े इंसानी हकूक़ के अलंबरदार हैं, वो उनकी थ्रू आउट अप्रोच ये रही है कि जी कोई आदमी काम चोर, निकम्मा, सियासी भर्ती निकलना नहीं चाहिए, खाओ बेड़ा गर्क कर दे इदारे का, और जो निकल जाए अपनी नाअहली की वजह से, नालायकी की वजह से, काम चोरी की वजह से, उसको 10 साल बाद बहाल करा के वो 10 साल जो काम नहीं किया उसकी तनख्वाह भी दे दो। वो किया है ना पीपल्स पार्टी ने, टीचर्स KPK में टीचर्स को बहाल किया था उन्होंने, पुराने दौर के, पता ही 90 के भर्ती हुए। बहरहाल इरशाद साहब, मसला ये है कि मसला सियासी भी है, और इसके लिए वही बात है कि वो जो चार्टर ऑफ इकानमी की बार बार ये बात करते हैं, सारे मिलके बैठें, उसूल बनाएं, चार्टर ऑफ इकानमी और उसूल पे अमल करें। ये चाहिए चार्टर इकानमी सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि जो एक गलत काम आप गलत पॉलिसी बनाते वो जारी रहनी चाहिए। चार्टर इकानमी ये होना चाहिए कि सबसे पहले आप ऑनेस्ट हों जी, फिर ऑनेस्टी को फ़रोग दें हर सतह पे। सही है। कौमी असासों को हमदर्दी के साथ अमानत समझकर चलाएं। सही है। और अगर वो उनको आपने आउटसोर्स करना है, अगर आपने उसको लीज़ पर देना है, तो उसमें ये होना, सियासी मफाद भी नहीं होना चाहिए, ज़ाती फ़ायदा भी नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और कोई असासे बेचने वाली कौमें जो हैं वो तरक्की नहीं करती। बिल्कुल ठीक। इरशाद साहब, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब आएंगे, ये CPEC की 10 साला तकरीबात थी। पीपल्स पार्टी कहती है कि हमने ये इनिशिएटिव लिया था आसिफ जरदारी जब सदर थे, लेकिन इस तकरीब में चीन के नायब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान में थे और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बाहर थे, और आसिफ जरदारी साहब भी शरीक नहीं हुए। वजह क्या है, ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। इरशाद साहब, CPEC की 10 साला तकरीबात नए मरहले में भी हम दाखिल हो गए। पीपल्स पार्टी क्रेडिट लेती है, हमने शुरू किया, आसिफ जरदारी नज़र नहीं आए, बिलावल साहब मुल्क से बाहर थे। वजह क्या है? क्या एक जानिब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि इलेक्शन नहीं होने वाले, इसलिए पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ा दी हैं, कीमतें उसकी बढ़ा दी हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं शायद अपनी अपनी गेम शुरू हो चुकी है और इसलिए CPEC का सोलो क्रेडिट नून लीग लेना चाहती है। यही वजह हो सकती है या कोई और भी वजह हो सकती है? सर, कई ऐसी चीज़ें हैं, अब वो जो है जो बयां करूं तो सनम पुकारे हरी हरी, कुछ चीज़ें हैं जो कही नहीं जा सकती। ये कौन सा अंदाज़ हुक्मरानी है इस मुल्क में? मुझे बताएं कि ये जो फौत हुए हैं हुक्मरान ख़ानदान के, इंडिया के साथ UAE की $100 अरब की तिजारत है। इंडिया के कितने लोग वहाँ पहुँचे हैं? हमारे हुक्मरानों की रिश्तेदारी है उनसे। किसके साथ? शेख जायद के ख़ानदान से ताज़ियत के लिए जी बिल्कुल बिल्कुल। मोदी गया है? नहीं, अभी तक तो खारजा गया है, अभी तक तो इत्तला नहीं। कोई अहम आदमी कोई इतला है? $100 अरब की है उनकी। लेटर ऑन बिलावल साहब ने ज्वाइन किया, लेकिन अच्छा, बिलावल साहब अकेले क्यों गए हैं? बिलावल साहब वज़ीर आज़म के साथ क्यों नहीं जा सकते थे? जब वज़ीर आज़म का जहाज़ जा रहा है तो वज़ीर ख़ारजा साथ चले जाएँ। जी, यहाँ इस मुल्क में नायब वज़ीर आज़म आ रहा है चीन का जी,
और उसके पहली जो तकरीब होती है उसमें बिलावल साहब मौजूद नहीं हैं जी, वो दुबई चले गए हैं, UAE चले गए हैं जनाब ताज़ियत करने के लिए। मतलब मुल्क और हुकूमतें इस तरह से चलती हैं। $1 अरब भी तो दिए इरशाद साहब उन्होंने भी। जी, $1 अरब अगर दिया है तो चीन ने कुछ नहीं दिया। चीन के वज़ीर आज़म का कोई, चीन नहीं, तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये भी है भाई कोई आदाब होते हैं हुक्मरानी के। ये आपने इतना ऐसे लोग गैर संजीदा लोग हुक्मरान बना दिए इस मुल्क के। वज़ीर ख़ारजा है मुल्क का और वो नायब वज़ीर आज़म यहाँ आता है और पहली तकरीब रात की होती है, उसमें वज़ीर ख़ारजा मौजूद ही नहीं है जी। ताज़ियत के लिए 2 दिन आप इतनी देर बाद गए हैं ना, 2 दिन बाद चले जाएं। पहले तो ये है कि वज़ीर आज़म के साथ क्यों नहीं जाते जी, यानी ये शो करने के लिए कि मेरी एक अलग पार्टी है, मैं एक पार्टी का सरबराह हूँ, मैं वज़ीर आज़म के साथ वो दूसरी पार्टी से क्यों जाऊँ। भाई अजीब बात है। उसके आप मातहत वज़ीर ख़ारजा तो लगे हुए हैं और इस मौके पर आप, मतलब है ये कोई हुक्मरानी क्या, ये जीने के आदाब भी नहीं हैं। आगे आ जाएं इस पे कि CPEC जो है बुनियादी चीज़ ये है कि ये कौन लेकर आया है या ये है कि इसके नतायज फ़वायद से कौन मुस्तफ़ीद कर रहा है इस मुल्क को, ये इंपॉर्टेंट बात है। जी जी जी। ये बहस अब कब ख़त्म होगी कि जी वो ज़रदारी साहब लेके आए या परवेज़ मुशर्रफ का तो के दौर में तो हम समझते हैं कि उस दिन ये बात उस वक्त भी चल रही थी जी। भुट्टो साहब को चीन की पाक चीन दोस्ती का मेमार कहा जाता है। उनकी कोशिशें बिला शक व शुबा काबिल दाद हैं, लेकिन वो तो बोगरा के दौर में शुरू हुई थी जी, वो तो हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब के दौर में शुरू हुई थी। ठीक है ना। हमने हमारे सियासतदानों ने, हमारे हुक्मरानों ने, ख़ास सिविल हूँ या फ़ौजी हूँ, एक क्रेडिट के चक्कर में ही काम ख़राब कर दिया। यानी जो काम करना है वो नहीं करना, क्रेडिट के चक्कर में। मैं आपको एक वाक़या सुनाऊँ जी। एक नवाज़ शकूर साहब अगले दिन वाक़या सुना रहे थे। कहने लगे कि जमाली साहब के साथ, वज़ीर आज़म ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब के साथ मैं गया सऊदी अरब के दौरे पर। वहाँ बादशाह से मुलाकात थी और उनके साथ वज़ीर ख़ारजा बैठे थे जी। वो मेरे ख़्याल वो सऊदुल फैसल जो थे ना जी, वो थे वज़ीर ख़ारजा उस वक्त। कहते जी वो वज़ीर आज़म ने कहा कि सर हमें मेहरबानी फरमाएं, वो जो मौखर उस पे अदायगी पे डेफर पेमेंट पे तेल होता है, वो मुद्दत ख़त्म हो रही तो मुद्दत बढ़ा दें जी। वज़ीर ख़ारजा से उन्होंने कहा तो उसने कहा कि जी वो तो बादशाह जो हुक्म करेंगे मैं करूँगा। तो बादशाह ने इशारा किया ठीक है। उसने कहा बाय द वे ये आप क्या लोग हैं। वज़ीर ख़ारजा ने कहते वो बड़ा जिस तरह तपा हुआ बंदा होता है। उसने कहा आप क्या लोग हैं वैसे जी। उसने कहते मुझे ऐसे लगा कि ये बिल्कुल चढ़ाई करने लगे हैं जमाली साहब को, वज़ीर-ए-आज़म साहब, वज़ीर ख़ारजा जमाली साहब को। अरब पता है, अरब आपको पता है अदब आदाब के मामले में बहुत ही सेंसिटिव हैं, ओवर सेंसिटिव हैं और बड़ा उसका ख्याल रखा जाता है जी मेहमानों के साथ। तो उसने कहा कि तमाशा आपने बनाया हुआ है, हम 20 मुल्कों को तेल देते हैं और आप जब तेल आपको हम सस्ता देते हैं तो इतना ढंढोरा पीटते हैं कि 19 मुल्कों को दूसरे गाहक भी ख़राब करते हैं, हमारे गाहक ख़राब कर देते हैं। और 20 मुल्क तो हमारे गाहक जो आप ख़राब करते हैं, 20 मुल्क ऐसे होते हैं जो इस अमल के ख़िलाफ़ होते हैं, उनको भी नाराज़ कर देते हैं। हम पर दबाव आ जाता है कि ये क्या तमाशा आपने मुफ्त तेल देना शुरू कर दिया है जी। हम उनको समझा के ताकि जी मौखर देगी, आप वहाँ कहते हैं नहीं जी हम तो मुफ्त लेकर आ गए। कहते ये तमाशा हमने नवाज शरीफ का भुगता, ये तमाशा परवेज़ मुशर्रफ का भुगता, अब आप आ गए हैं जी। मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि ये जो ढंढोरा पीटने की हमारी आदत है ना, इसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। सही है। क्रेडिट ठीक, ये नहीं है कि असल काम रुका होता है, क्रेडिट हम ले रहे हैं। यानी चीन के लोग क्या सोचते होंगे जब हम यहाँ सारा दिन तकरीरें करते हैं कि जी CPEC का यहाँ बेड़ा गर्क हो गया, साथ ही कहते हैं $25 अरब इन्वेस्ट भी हो गए। भाई अगर CPEC का बेड़ा गर्क हो गया तो $25 अरब कहाँ इन्वेस्ट हो गए भाई, वो उसके समरात मिल रहे हैं जो $25 अरब लगाया। बात ये है कोरोना जो था सारी दुनिया बंद थी जी, यहाँ से चाइनीज़ चले गए थे जी, बंद होना था ना,
ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर आपका सिस्टम जो है, अच्छा 1 साल में क्या पेशरफ्त हुई है इस पे? ओ भाई बात ये है कि हमारा सिस्टम ख़राब है। इशू ये नहीं है कि ये जिम्मेदार है वो जिम्मेदार, हमारा सिस्टम ही ऐसा है कि गोरख धंधा है। इसीलिए तो ये फैसिलिटेशन काउंसिल क्यों बनानी पड़ी? बिल्कुल ऐसे बेहतरीन इकदाम है, अल्लाह करे ये कामयाब हो। यही हल है कि ये जो हमारे ब्यूरोक्रेटिक, हमें 4-5 साल पहले की बात है, चाइना का 18 में चाइना गए हम, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो काम 6 घंटे में होता है आपका 6 महीने में होता है, हमारा 6 दिन वाला काम आप ये कई दफ़ा मैं दोहरा चुका हूं ये बात। आज जो सऊदी अरब के सफ़ीर मौजूद थे इस तकरीब में, उन्होंने भी ये जो फैसिलिटेशन काउंसिल है इस पे एतमाद का इजहार किया। बिल्कुल। और ये जो बिलखुसूस दोस्त ममालिक हैं, इरशाद साहब 2 महीने पहले तक हम बात कर रहे थे कि सऊदी अरब मदद को क्यों नहीं आ रहा, कुवैत क्यों नहीं आ रहा, UAE क्यों नहीं आ रहा, चाइना भी कुछ हिचकिचाहट का शिकार है। तो अल्टीमेटली फिर उन्होंने इस चीज़ को इदराक किया कि जो कमिटमेंट है वो यहाँ से होगी तो मामला चलेगा। उनकी जो शर्त थी वो पूरी कर दी ना हमने। डार साहब अगर ये नवंबर में कर लेते शर्त पूरी, तो ये 8 महीने तो ज़ाय ना होते ना, ज़ाय कर दिया ना। बात कमिटमेंट की हो रही थी। कमिटमेंट तो इसी के साथ ही कि आप IMF करें और हम आपको दें, कमिटमेंट पर तो वो पूरे उतरे। जब आपने डिले करना शुरू कर दिया, आपने चलाकियाँ शुरू कर दी IMF के साथ, यानी साबका हुकूमत पर इल्ज़ाम ये है कि उसने मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके बेड़ा गर्क किया। जायज़ बात है, आपने वही काम कर दिया। बिल्कुल ऐसे। ये तो IMF ने भी कहा कि इसके शौकत तरीन और इसाक डार दोनों जिम्मेदार हैं। अच्छा इरशाद साहब, आखिर में, ऑल दो मेरी नज़र में तो अब ये इतना डिस्कस हो चुका है कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, बस कभी क्या चल रहा है, कोई अपना मनपसंद कोई दोस्त है तो उसकी लॉबिंग हो रही है सारा, बंदे का नाम नहीं सामने आ रहा। और राजा रियाज साहब बिल्कुल नहीं बोल रहे। उन्होंने कहा कल मीटिंग करूँगा बुध को, उससे पहले टाइम नहीं है। मैं पहले बता चुका हूँ, ना शहबाज शरीफ साहब ने फैसला करना है, ना नवाज शरीफ साहब ने करना है, ना जरदारी साहब, जो ये करते रहे हैं फैसला वही होगा जो हमारे राजा सुल्तान सिकंदर या सिकंदर सुल्तान साहब करेंगे, और उनको आशीर्वाद हासिल होगी राजा रियाज साहब। देखिए फिर राजा रियाज साहब, 2 राज्यों के दरमियान ये फैसला होना है। नहीं, राजा रियाज साहब यानी बारिश का पहला कतरा थे PTI के खिलाफ और इस हुकूमत के खिलाफ, आखिरी बारिश भी वही है। तो नहीं होगा लेकिन होगा वही होगा। जी ठीक, वो चाहेंगे। इजाज़त, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया, फीडबैक दीजिएगा, इजाज़त दीजिए।